स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों हम लोग SK झा का जो साइंस का वन लाइनर NCERT बुक है उसको कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम 250 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 2 वीडियो हमारा चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे 250 के बाद से। तो चलिए देखते हैं। चलिए इस पे से 249 से ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन को क्यों ही छोड़ना। चलिए, दिया गया है कि निलंबन के कणों को जो है हम आँखों से देखा जा सकते हैं। जो निलंबन का कण होता है उसे हम अपने नंगी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, केवल विषमांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव दर्शाता है। जो विषमांगी मिश्रण होता है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जो परमाणु की त्रिज्या होती है उसे नैनोमीटर में मापते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट है, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। देखिए, अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किसने किया था? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तत्व के प्रतीक का सुझाव सबसे पहले वर्जिलियस ने दिया था कि तत्व का प्रतीक होता है, ठीक है, मतलब होना चाहिए, लेकिन उसका विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट रूप में अर्थ निकाला था तो जॉन डाल्टन के द्वारा निकाला गया था। इन दोनों का नाम याद रखेंगे। सबसे पहले सुझाव वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था और विशिष्ट अर्थ निकालने वाले कौन थे? तो डाल्टन थे। एवोगाड्रो संख्या को Na के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, 1 Na बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, अणु या परमाणु या आयन के रूप में देखेंगे तो 22.4 लीटर होता है। सर्वप्रथम अणु तथा मोल शब्द का प्रतिपादन विल्हेम ओस्टवार्ड ने दिया था। सबसे पहले जो अणु और मोल जो शब्द है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो ओस्टवार्ड के द्वारा दिया गया था। परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण स्थिर विद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से होता है। देखिए, सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा बताया गया था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, लेकिन उसका प्रमाण कैसे हुआ कि अविभाज्य नहीं है परमाणु को विभाजित किया जा सकता है? तो जो स्थिर विद्युत होता है और विद्युत की जो चालन स्थिति होता है उससे बताया गया कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज। देखिए, सबसे पहले प्रोटॉन की खोज तो आप पढ़ते होंगे कि किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, लेकिन सबसे पहले प्रोटॉन की खोज जो है केनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने जब इसकी खोज की थी प्रोटॉन की तो उन्होंने बताया क्या है? केनाल रे है। ठीक है, लेकिन वहीं बाद में इसकी व्याख्या जो है, व्याख्या सहित इसका खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि जो केनाल रे की खोज गोल्डस्टीन ने किया है, यह केनाल रे नहीं होकर के क्या है? एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन आपसे केनाल रे क्या पूछेगा तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। जे थॉमसन पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया था। तो परमाणु मॉडल सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1905 में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। थॉमसन को 1905 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इन्होंने ही पहली बार बताया गया था कि परमाणु उदासीन है, तो इसके बारे में किसने दिया था? थॉमसन ने ही दिया था। इन तीनों बातों को याद रखेंगे। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक कहा जाता है। जो रदरफोर्ड है इन्हें नाभिकीय भौतिक का क्या बोला जाता है? जनक माना जाता है। रदरफोर्ड ने ही बताया कि परमाणु का त्रिज्या जो है नाभिक के त्रिज्या के तुलना में 10⁻5 गुना बड़ा होता है। ये रदरफोर्ड के द्वारा ही बताया गया था कि जो परमाणु की त्रिज्या होता है नाभिक के त्रिज्या से इतना 10⁻5 गुना बड़ा होता है। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या जो है नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। जो संयोजकता होता है परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया है। किससे किया है परमाणु की तुलना? सौर परिवार से इन्होंने किया है। देखिए, रॉबर्ट हुक तो आपको पता है, मतलब कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किस प्रकार की मृत कोशिका की खोज की थी? तो इन्होंने कॉर्क से मृत की खोज की थी। यहाँ पे दे रहा है रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से मृत कोशिका, तथा लीवेनहॉक जो थे इन्होंने तालाब से जीवित कोशिका का खोज किया था। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में जीवित कोशिका खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रक्त का जो पंप होता है हृदय करता है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य सभी कोशिका का प्रमुख अवयव है। जो प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है या कोशिका द्रव्य है, ये सभी क्या होता है? कोशिका का प्रमुख अवयव होता है। कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होता है इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोला जाता है।
जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। और देखिए परासरण भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि अल्प परासरण, हल्का परासरण होगा तो इससे क्या हो जाएगा? कोशिका फूल जाएगी। सम परासरण होगा तो इसमें कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अति परासरण पे क्या होगा? कोशिका जो है चिपक जाएगी एक दूसरे में। नेक्स्ट है एक कोशिकीय अवायवीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। जो एक कोशिकीय अवायवीय जीव होते हैं या जो पादप कोशिका होते हैं वो किसके द्वारा जल ग्रहण करते हैं? तो परासरण के द्वारा जल ग्रहण करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? लचीला होता है, जो लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली जो होता है किसका बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जो क्या है? एक लचीला होता है। अमीबा तथा अनेक एक कोशिकीय जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करते हैं। तो किस विधि द्वारा? एंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा अमीबा अपना भोजन करता है, या जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो सभी करते हैं। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय क्या होता है? क्रोमोसोम दिखाई देता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है, आपको पता होगा ये। अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रकाय बोला जाता है। नेक्स्ट है जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिस कोशिका केंद्रक होता है उसमें कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक बोलते हैं। और जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। एक कोशिकीय में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिल करके क्या बनाते हैं? तो जीव द्रव्य बनाते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिला देंगे तो जीव द्रव्य होता है। यकृत विष जो होता है ना तथा दावा को निराकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत जो होता है, इसके कहने का मतलब है, मैं इसका मतलब थोड़ा सा गलत बताया, जो हमारा लीवर होता है उसी के बारे में बता रहे हैं। यकृत वह विष तथा जो दवा का निराकरण होता है, जो दवा का अगर कोई खराबी हो गया तो उसका निराकरण करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विष को काट देता है। कौन? लीवर जो होता है बहुत अधिक मात्रा में लीवर जो जहर होता है उसके प्रभाव को काटता है। जब उससे ज़्यादा होता है तभी वो आपके बॉडी पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यानी ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में जमा होता है। जो भी इसमें संश्लेषित पदार्थ होता है कहाँ जमा होता है? तो गोल्जी उपकरण में जमा होता है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है यानी ईआर में होता है। लाइसोसोम में जितने भी एंजाइम होते हैं उसका निर्माण कहाँ होता है? ईआर में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, यानी कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? या पावर हाउस भी इसे बोलते हैं। यह बिजली घर को इंग्लिश से पावर हाउस बोलते हैं। तो पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं इसमें दोहरी झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। उसमें क्रोमोसोम नहीं होता है, उसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें राइबोसोम किस रूप में होता है? तो अंगक के रूप में होता है। कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों का निराकरण चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर जो भी विषैले पदार्थ होते हैं इसका निराकरण कैसे होता है? तो चिकनी जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके द्वारा क्या होता है? इसका निराकरण किया जाता है। गोल्जी उपकरण सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। गोल्जी उपकरण का परीक्षण सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है। जो गोल्जी उपकरण का अगर परीक्षण करना तो क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं। रक्त जो होता है ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वहन करता है। ब्लड जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का, जो हम खाना खाते हैं उसका, हमारे बॉडी में जो हार्मोन होता है या जो अपशिष्ट पदार्थ होता है इन सभी का वहन करता है इसके अलग अलग जगह पे। ठीक है, रक्त जो होता है फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण है। कनेक्टिव टिश्यू से बोला जाता है रक्त को। विभाज्योतक ऊतक में रसधानी नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा की भित्ति
लिग्निन के कारण कठोर होती है। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ना, इसका जो भित्ति होता है लिग्निन के कारण कठोर हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है रंध्र के द्वारा होती है। पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्ती के जो रंध्र होता है उसी के द्वारा क्या होता है, इसकी क्रिया होती है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह कौन करता है, पैरेन्काइमा करता है। फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होता है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। आपको पहले ही बताएं, कनेक्टिव टिश्यू है रक्त। जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम से अवश्य गुजरता है। आहार नल तथा मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। जहाँ पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ का भीतरी अस्तर स्तंभाकार इस एपिथेलियम से बना होता है। क्या होता है, जहाँ पचित भोजन का अवशोषण होता है तथा स्राव होता है वहाँ का जो भीतरी स्तंभ होता है ना, वह एपिथेलियम से ही बना होता है। प्लाज्मा जो होता है रक्त, गैस, शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन या परिवहन करता है। और प्लाज्मा जो कहाँ होता है, आपके हमारे ब्लड में होता है। एरिओलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है। तो अंग के भीतर खाली स्थान को कौन भरता है, तो एरिओलर जो संयोजी ऊतक होता है वो भरता है। अस्थायी ऊतक विभाजक ऊतक का ही एक प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है। अस्थायी ऊतक क्या होता है, विभाजक ऊतक है। तने की परिधि पार्श्व विभाजक के कारण होता है, बढ़ता है। वाहिनिकाय में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होता है। वाहिनिकाय में क्या होता है, छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करना होता है। पौधे के जो बाह्य त्वचा होता है इसका कार्य क्या होता है, प्रतिकूल जो परिस्थिति होता है उससे बचाव करता है, गैस का विनिमय करता है तो वाष्पोत्सर्जन करता है। पेशीय ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारा पेशीय ऊतक है उसमें क्या होता है, संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक क्या होता है, लुप्त हो जाता है। मरुस्थलीय पौधों में जल ह्रास की दर में कमी क्यूटिल यानी उप त्वचा से होता है। मरुस्थलीय पौधा जो होता है इसमें जल ह्रास की दर में कमी कैसे होता है, क्यूटिल त्वचा जो होता है उप त्वचा से होता है। कौर कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। जिम्नोस्पोर में जल संवहन ऊतक वाहिनिका में पाया जाता है। जिम्नोस्पोर में जो जल संवहन ऊतक होता है कहाँ पाया जाता है, वाहिनिका में पाया जाता है। अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। 5 किंगडम के बारे में बताया था। तो इसका वर्गीकरण किसने किया, किसके आधार पर हुआ है, जल, स्थल एवं वायु के आधार पर। नहीं, 5 किंगडम के बारे में व्हिटकर ने बताया था। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। आप अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे 5 किंगडम किसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। तो जैव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा दिया गया था। डार्विन की पुस्तक कौन सी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, डार्विन की पुस्तक है। नेक्स्ट है वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या होता है, जाति होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में पूछा भी हुआ है। कवक जो होता है विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कवक किस प्रकार का जीव है, तो यूकैरियोटिक जीव होता है कवक। लाइकेन जो होता है सहजीवी कवक एवं शैवाल के बीच में पाया जाता है। कवक एवं शैवाल के बीच में जो होता है ना उसे क्या बोलते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन कहाँ पाया जाता है, कवक एवं शैवाल के बीच में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। एग्जाम में कितना बार पूछा गया कि और जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो ऑर्थोपोडा होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑर्थोपोडा में रुधिर वाहिका नहीं बहता है, वाहिकाओं में नहीं बहता है। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा तो आपका ऑर्थोपोडा हो गया, दूसरा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, जिसमें घोंघा, सीपी ये सब आता है। नेक्स्ट है इसमें खुला संवहन तंत्र, जो मोलस्का होता है इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव है, जैसे कि अर्चिल, स्टारफिश इत्यादि जो है इकाइनोडर्मेटा में आता है और एक समुद्री जीव होता है। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, जैसे कि मेढक हो गया, ये एक उभयचर है। उभयचर उसे कहते हैं जो पानी में भी रह जाए और स्थल पे भी रह जाए, इसे उभयचर बोलते हैं। तो मेढक क्या उभयचर है। सैलामेंडर या टोड ये सब क्या है, इसमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है।
उभयचर में शल्क भी नहीं पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नाल पाद होता है। इकाइनोडर्मेटा जो होता है इसमें चलने के लिए क्या होता है, इसका नाल पाद खुद होता है। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं होता है। सिलेंट्रेटा में आपको जोक आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा, ये सब क्या आता है, सिलेंट्रेटा वर्ग में आता है। जब सब क्या होता है, नहीं पाया जाता। गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया था। गति की परिभाषा और समीकरण किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। सिलेंट्रेटा में आई थिंक क्या होता है, जोक केचुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप इसके बारे में भी बताएंगे कमेंट करके। मैं थोड़ा सा इसके बारे में ना, जो कि कौन सा किस वर्ग में आता है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हूँ, मिक्स हो गया थोड़ा सा, तो आप इसके बारे में भी कमेंट करके बताएंगे सिलेंट्रेटा वर्ग में कौन सा आता है। देखिए, आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप इस वीडियो को जो है देखने में इच्छुक है, और आपके लिए अभी हमें और सारा वीडियो भी लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, नेक्स्ट है गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया था। गति की परिभाषा और समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। आनत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा जाए। नेक्स्ट है गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए संतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है। क्या करें, गोली की गति जो है उसको बदलने की असंतुलित बाह्य बल लगाया जाता है, और उसकी गति जो है एक रूप बनाए रखने के लिए उसमें संतुलित बल लगाया जाता है। सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया था। तो लोलक घड़ी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था 1640 में। सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। किसने बताया था, गैलीलियो के द्वारा ही बताया गया था। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो न्यूटन के द्वारा संवेग के बारे में बताया गया था। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का उपयोग करते हैं। तो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, तो आर्किमिडीज के नियम का प्रयोग करते हैं। जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप में सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज किया था। तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज किसके द्वारा किया गया था, जूल के द्वारा किया गया था। ऊर्जा संरक्षण के नियम को भी नहीं बताया था। स्लैंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। तो जो गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य किया जाता है वो किस पर निर्भर करता है, अंतिम और प्रारंभिक ऊंचाई होता है उसके अंतर पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक ऊर्जा है। एग्जाम में कितना बार पूछा गया है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की ऊर्जा है, तो एक यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसकी व्याख्या आइंस्टाइन ने दिया था। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी, लेकिन इसकी व्याख्या आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। ये दोनों के नाम याद रखेंगे। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। और अनेक आवृत्ति या द्वि आवृत्ति के जो ध्वनि होती है उसे हम स्वर कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया टोन वाला। किसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसे कहते हैं, 1 सेकेंड में गुजरने वाली ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। नेक्स्ट है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ता 25 किलो हर्ट्ज तक का ध्वनि सुन सकता है। 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चा होता है वो, और जो कुत्ता होता है वो 25 किलो हर्ट्ज से भी कम ध्वनि होता है उसे सुन सकता है। चूहा तथा चमगादड़ प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है एवं सुन भी सकता है। चूहा जो होता है या चमगादड़ होता है, देखिए हम सभी जानते थे किसके बारे में, चमगादड़ के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी में आपको चूहा के बारे में भी दिया गया है कि चूहा जो होता है और चमगादड़ होता है ये पैरासोनिक वेव क्या होता है, छोड़ते हैं। तो पराध्वनिक उत्पन्न कौन करता है, चूहा और चमगादड़, और इसको सुन भी सकते हैं दोनों। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में करते हैं।
आंतरिक कण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनीय को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि वायु में गमन करती है। किसके कारण? विक्षोभ गमन के कारण ध्वनि करता है वायु में गमन। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक अपसामान्यता के कारण होता है। कुछ कैंसर जो होता है वो आनुवंशिक अपसामान्यता के कारण भी होता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग कौन कौन सा है? खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स से सब किससे होते हैं? तो वायरस से होते हैं। बीमारी से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें वायरस और जीवाणु और प्रोटोजोआ के बारे में जरूर पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी किस रोग के कारण होती है। टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु कारण होता है। कौन कौन? टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये सब किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया मुहासे का कारण होता है। प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा निंद्रालु रोग का कारक है। तो निंद्रालु रोग यानी सोने की बीमारी का कारक कौन कौन सा है? तो प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। लिस्मेनिया काला जर का कारक है। लिस्मेनिया किसका कारक है? तो काला जर का कारक है। कवक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति बनाने की क्षमता को खत्म करता है, इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। एंटीबायोटिक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कवक का प्रयोग करते हैं, जो बैक्टीरिया की भित्ति होता है, मतलब उसकी क्षमता होता है, उसको कम करता है। विषाणु में ऐसा कोई पदार्थ या गुण नहीं होता जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके। तो विषाणु के लिए एंटीबायोटिक नहीं बनाया जाता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोध कहते हैं। नई कोशिका जो बनता है उस बनाने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? शोध बोलते हैं, यानी रिसर्च बोलते हैं। हेपेटाइटिस के ही कुछ वायरस से पीलिया रोग होता है। हेपेटाइटिस और हैजा दूषित जल से होता है। तो कितना बार एग्जाम पूछा गया कि हेपेटाइटिस और हैजा किस कारण होता है? तो दूषित जल ग्रहण से क्या होता है? आपको इसकी बीमारी होती है। शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुक्र और मंगल के ग्रह पे बहुत से समुद्री जीव जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं कौन? समुद्री जीव। वायु जो होता है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है। ऊष्मा का भी कुचालक होता है और विद्युत का भी कुचालक होता है। चांद पर वायुमंडलीय ताप का रेंज जो होता है -120 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वायुमंडलीय ताप का रेंज। वायु की गति दाब प्रवणता पर आधारित होता है। वायु की जो गति होता है किस पर आधारित होता है? दाब प्रवणता पे। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। लाइकेन जो होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। खाद में अल्प मात्रा में पोषक होता है। उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व होता है। क्रमिक पूर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती क्या होता है? फसल चक्र कहलाता है। फसल में कीट को कम करना या बचाव क्या कहलाता है? दमक कहलाता है। गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे बॉस इंडिकस कहते हैं। भैंस का वैज्ञानिक नाम बॉस ब्रूटेलिस होता है। यह क्या है? भारतीय नस्ल है, दोनों के दोनों। विदेशी नस्ल जैसे कि गाय में होता है जर्सी, ब्राउन, स्विस, ये सब क्या है? विदेशी नस्ल होता है। देसी नस्ल में आपको रेड सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया, सब गाय की नस्ल है। तो विदेशी गाय की नस्ल में जर्सी आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा, स्विस आ जाएगा। देसी नस्ल में रेड सिंधी, साहिवाल आता है। ऑयस्टर का संवर्धन यानी पालन मोतियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑयस्टर का संवर्धन करते हैं। मोरी कल्चर क्या होता है? शहतूत पर रेशम कीट का पालन मोरी कल्चर कहलाता है। और मैरी कल्चर कहलाता है समुद्री जीव का संवर्धन मैरी कल्चर कहलाता है। देखिए मोरी कल्चर और मैरी कल्चर जो है ना, नया देखने को मिल रहा है। मोरी कल्चर शहतूत पर रेशम कीट का पालन होता है और मैरी कल्चर समुद्री जीव का संवर्धन होता है। कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करता है। और मृगल तथा कोमल कार्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त करता है। सारे मछलियों के बारे में दिया गया कौन अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ज्वार बाजरा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट है फूल गोभी कैल्शियम पोटेशियम का क्या है? प्रमुख स्रोत है।
पृथ्वी गर्म होती है विकिरण द्वारा वायुमंडल तथा पृथ्वी गर्म होती है विकिरण द्वारा तथा वायुमंडल गर्म होता है पृथ्वी तथा पानी के द्वारा परावर्तित विकिरण से। पृथ्वी किसके द्वारा गर्म होती है? विकिरण से होती है। वायुमंडल कैसे गर्म होता है? पृथ्वी और पानी के द्वारा जो परावर्तित विकिरण होता है उससे पृथ्वी गर्म होता है, वायुमंडल गर्म होता है। जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ना, वह अगर जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई वहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन कार्बन चक्र के तहत नहीं आता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कार्बन चक्र के अंतर्गत क्या होता है? नहीं आता है। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पतला होना। जो हम लोग सुनते हैं हमेशा कि ओजोन में क्या हो गया है, ओजोन में छिद्र हो गया है, उसका मतलब क्या होता है कि अगर ओजोन की इतनी मोटाई है ना तो इसमें क्या हो गया है, इसकी मोटाई थोड़ा सा पतला हो गया है। बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद मॉस का वृद्धि होता है। जब बंजर सेल होता है, बंजर मिट्टी होती है, उस पर अगर लाइकेन की वृद्धि हो गई तो उसके धीरे धीरे बाद क्या हो जाएगा, मॉस में भी वृद्धि हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन का दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है। धातु और अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन H2 बनाते हैं। धातु ऑक्साइड और अम्ल बराबर कितना होता है? लवण प्लस H2O होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का उष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट जो बनता है इसके द्वारा खाद बनता है, किसका है? उष्मक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पे हरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है। क्या होता है? FeSO4, उसके बाद Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 होता है, ट्राइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 को भूरे रंग धुआं मुक्त करता है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो NO2 का क्या होता है? भूरे रंग का धुआं इसमें से निकलता है।